नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 6। तो देखते हैं बच्चों, कल हमारा चैप्टर पूरा हो गया था, 5वां चैप्टर। आज हम चर्चा करेंगे नए अध्याय के बारे में, 6वां चैप्टर, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिका की, इंट्रोडक्शन की। वंशागति मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। कुछ अणुओं द्वारा, जिन्हें आनुवंशिक पदार्थ या आनुवंशिक अणु कहा जाता है। दो आनुवंशिक पदार्थों की हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। डीएनए व आरएनए। डीएनए की बच्चों फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में एक नए चैप्टर के बारे में, एक नए अध्याय के बारे में, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर की भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो बच्चों, पहला शब्द है वंशागति। इस शब्द के बारे में पिछले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पिछले चैप्टर का नाम था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति किसे कहते हैं? माता पिता से संतान में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना। इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है? वंशागति प्रक्रिया। आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि शरीर में जितने भी लक्षण हैं बच्चों, ये लक्षण हमें माता पिता से मिलते हैं। कुछ लक्षण माता से ग्रहण करते हैं हम, कुछ लक्षण पिता से ग्रहण करते हैं। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, इसे क्या कहा जाता है? वंशागति। अब बच्चों, कभी आपने दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे माता पिता के लक्षण हमारे शरीर में आ जाते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, मुख्य आधार क्या है? तो बच्चों, इसके पीछे मुख्य कारण कुछ पदार्थ हैं, और इन्हीं पदार्थों को कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक अणु। तो माता पिता या जनक जब लैंगिक जनन करते हैं तो जनन प्रक्रिया के दौरान
माता पिता से बच्चों में एक पदार्थ स्थानांतरित होता है और इसी पदार्थ को कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थ, और यही पदार्थ नई पीढ़ी में लक्षणों का निर्धारण करता है, लक्षणों का निर्माण करता है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपके माइंड में उठेगा कि सर ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं पदार्थों के जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो बच्चों दो उदाहरण हैं। पहला डीएनए, आपने नाम सुना होगा। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा है आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो प्रकार की आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। माता पिता से हमें डीएनए मिलता है। एक डीएनए आता है माता का, एक डीएनए आता है पिता का, और यही डीएनए शरीर में लक्षणों का निर्धारण करता है। तो बच्चों चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार, अर्थात वंशागति प्रक्रिया के लिए कौन से अणु, अणु शब्द से आणविक नाम पड़ा है, कौन से दो अणु उत्तरदायी होते हैं वंशागति के लिए, लक्षणों के लिए। तो एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। तो इस पूरे चैप्टर में हम चर्चा करेंगे इन्हीं आनुवंशिक पदार्थों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की, फिर हम बात करेंगे आरएनए की। तो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए बच्चों डीएनए की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहला पॉइंट कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों यह है जीवों के शरीर में जीवों के शरीर में कोशिकाओं के भीतर केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक में उपस्थित होता है। और बच्चों केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। इसी न्यूक्लियस से क्या नाम पड़ गया? न्यूक्लिक। आपके सामने मैं बेसिक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये कोई कोशिका है, कोशिका के भीतर ये केंद्रक है और इसी केंद्रक में ये हमारा डीएनए पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है बच्चों कि डीएनए किसका बना होता है, तो यह डीएनए
सूक्ष्म इकाइयों के संयोजन से बनता है। और डीएनए की प्रत्येक इकाई को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, प्रत्येक इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड। फिर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 घटकों द्वारा होता है। पहला है नाइट्रोजन क्षार युग्म, पहला। दूसरा है पेंटोज शर्करा, और तीसरा है फॉस्फेट समूह। तो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से आनुवंशिक पदार्थ की, जिसका क्या नाम है, डीएनए। सबसे पहला पॉइंट, डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए का नाम है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में उठता है कि सर, डीएनए हमारे शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों, डीएनए जीवों के शरीर में कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं के भीतर। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जितने भी जीव हैं उनके शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। प्रत्येक कोशिका के मध्य में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? केंद्रक। और इसी केंद्रक के भीतर कौन सा पदार्थ समाहित रहता है? डीएनए पदार्थ। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि डीएनए जीवों के शरीर में कोशिकाओं के भीतर केंद्रक में उपस्थित होता है। और बच्चों, केंद्रक को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस से डीएनए में एक शब्द आ गया है, कौन सा? न्यूक्लिक। तो डीएनए के फुल फॉर्म में जो न्यूक्लिक शब्द है वो किसकी वजह से पड़ा है? न्यूक्लियस की वजह से। तो बच्चों, ये था पहला पॉइंट कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, डीएनए करता क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए वह पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित होता है। जनक से, माता पिता से संतान में जाता है और संतान में लक्षणों का निर्धारण करता है। तो बच्चों, डीएनए की हमें पता लग गया डीएनए कहाँ होता है, इसका क्या कार्य है। अब हम बात करेंगे कि जो डीएनए है बच्चों, वो किसका बना होता है। डीएनए की संरचना में क्या क्या पाए जाते हैं। तो बच्चों, डीएनए का निर्माण काफ़ी सारी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर होता है। डीएनए की संरचना में छोटी छोटी इकाइयाँ पाई जाती है जो आपस में जुड़ के डीएनए का निर्माण कर देती है। और बच्चों, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पीएमटी में, नीट में, एग्जाम में कि डीएनए की सूक्ष्म इकाई को किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियोटाइड। किस नाम से जानते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड अणु। खूब सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और डीएनए बना देते हैं। अब बच्चों, आपके मन में अगला क्वेश्चन उठ रहा है
कि सर अभी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये किसके बने होते हैं। तो बच्चों हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब जो न्यूक्लियोटाइड अणु होता है, एक अणु, इस एक अणु की संरचना में 3 घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 घटक। पहला नाइट्रोजन क्षार युग्म, दूसरा पेंटोज शर्करा और तीसरा फॉस्फेट समूह। तो बच्चों डीएनए की संरचना में 3 घटक होते हैं। ये टॉपिक आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। 11वीं में डीएनए व आरएनए दोनों आ जाते हैं, आपने स्टडी किया होगा 11th क्लास में। तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक, नाइट्रोजन क्षार युग्म, पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट समूह, ये तीनों आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। खूब सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, डीएनए। तो बच्चों ये था डीएनए के कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम एक एक करके बात करेंगे इन घटकों के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षार युग्म। तो देखते हैं बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के पहले घटक के बारे में। न्यूक्लियोटाइड के पहले घटक के बारे में, जिसका नाम है नाइट्रोजन क्षार युग्म, नाइट्रोजनी क्षार युग्म। बच्चों डीएनए के ये घटक, पहला पॉइंट क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा इनकी संरचना में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। और तीसरा ये पदार्थ जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में, जोड़े को बोला जाता है युग्म। अब बच्चों इनके 2 प्रकार पाए जाते हैं डीएनए में। कौन कौन से। पहला प्यूरीन, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। और दूसरा है पायरिमिडीन। अब इनका क्या मतलब होता है। प्यूरीन का तात्पर्य है यहाँ बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग। तो बच्चों प्यूरीन की संरचना में बेंजीन रिंग पाई जाती है और डबल बेंजीन रिंग होती है, डबल। इसको मैं ऊपर बना देता हूँ अच्छे से समझने के लिए।
आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डबल बेंजीन रिंग, और यहीं नाइट्रोजन पाया जाता है। डबल बेंजीन रिंग होती है, जबकि जो पायरिमिडीन है इसकी संरचना में सिंगल बेंजीन रिंग पाई जाती है। सिंगल बेंजीन रिंग। अब बच्चों, प्यूरीन में 2 क्षार युग्म पाए जाते हैं। 2 कौन कौन से? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एडेनिन, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा है ग्वानिन, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ये प्यूरिन हो गया। दूसरा है पायरिमिडीन। बच्चों, पायरिमिडीन में 3 नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। कौन कौन से? थाइमीन कैपिटल T, साइटोसिन कैपिटल C, और यूरेसिल कैपिटल U। तो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि डीएनए की संरचना में छोटी छोटी इकाइयां होती है जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार युग्म, फॉस्फेट समूह तथा पेंटोज शर्करा। अब हम बात करेंगे पहले घटक की बच्चों, जिसका नाम है नाइट्रोजनी क्षार युग्म। अब ये कैसे पदार्थ होते हैं, ये नाम क्यों रखा गया है? तो बच्चों, डीएनए के ये घटक, ये पदार्थ, इनका पहला गुण, ये पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अम्लीय, क्षारीय, तो ये क्षारीय प्रकृति के पदार्थ है, तो क्या नाम पड़ गया नाम में? क्षार। दूसरा, इन पदार्थों की संरचना में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। नाइट्रोजन उपस्थित होने के कारण क्या नाम पड़ गया बच्चों? नाइट्रोजनी। और तीसरा, ये पदार्थ डीएनए में जोड़े में पाए जाते हैं। 2 उपस्थित होते हैं, जोड़े का मतलब है 2, युग्म में पाए जाते हैं, तो तीसरा क्या नाम पड़ गया? युग्म। अब इन तीनों को जोड़ दो, अर्थात डीएनए के ये घटक, ये पदार्थ क्षारीय होते हैं, नाइट्रोजन तत्व को धारण करते हैं तथा जोड़े या युग्म में पाए जाते हैं। इन्हें बोला जाता है नाइट्रोजनी क्षार युग्म। आगे समझ में? तो बच्चों, ये थी जनरल परिभाषा। अब ये सारा टॉपिक क्लास 11th में भी था, आपने पढ़ा होगा। अब ये जो नाइट्रोजनी क्षार युग्म है बच्चों, इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 2 श्रेणियां हैं? पहली प्यूरीन तथा दूसरी है पायरिमिडीन। तो कौन कौन सी 2 श्रेणियों में बांटा गया है? प्यूरीन तथा पायरिमिडीन। अब इनका मतलब क्या होता है? तो बच्चों, दोनों ही श्रेणियों में जो पदार्थ होते हैं उनकी रासायनिक संरचना अलग अलग होती है। पहले बात करते हैं प्यूरीन की। प्यूरीन की रासायनिक संरचना में बेंजीन रिंग पाई जाती है। आपने केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग सुनी होगी, इसमें 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन रिंग कुछ ऐसे बनाई जाती है। तो प्यूरीन की संरचना में बेंजीन रिंग डबल उपस्थित होती है। डबल का क्या मतलब है? यहाँ 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है, और बेंजीन रिंग के साथ कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। पायरिमिडीन में क्या होता है? यहाँ सिंगल बेंजीन रिंग होती है, एक ही बेंजीन रिंग पाई जाती है, और इसी सिंगल बेंजीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। तो बच्चों, जहाँ डबल बेंजीन रिंग होगी
उन्हें प्यूरीन बोला जाता है। जहाँ सिंगल बेंजीन रिंग है उसे पायरिमिडीन बोला जाता है। तो बच्चों ये है सिर्फ शाब्दिक परिभाषा। अब होता क्या है, डीएनए व आरएनए में ये प्यूरीन और ये पायरिमिडीन, इनके अंदर अलग अलग क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं। पहले बात करते हैं प्यूरीन की। तो प्यूरीन में 2 नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। कौन कौन से 2? पहला एडिनिन, क्षारीय पदार्थ है एडिनिन, इसे प्रदर्शित करते हैं ए से। ये संकेत आगे काम में आने वाले हैं, ध्यान रखना इनको। दूसरा है ग्वानीन, और बच्चों ग्वानीन को जी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यूरीन के 2 एग्जाम्पल है, एडेनिन और ग्वानीन, अर्थात इन दोनों की संरचना में 2 बेंजीन रिंग पाई जाती है। अब बच्चों बात करते हैं पायरिमिडीन की। पायरिमिडीन के 3 उदाहरण होते हैं। 3 कौन कौन से बच्चों? थाइमीन, साइटोसिन तथा यूरेसिल। थाइमीन को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से। साइटोसिन को कैपिटल सी से और यूरेसिल को कैपिटल यू से। तो पायरिमिडीन के 3 उदाहरण हैं, थाइमीन, साइटोसिन तथा यूरेसिल, और तीनों की संरचना में सिंगल बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? नाइट्रोजन क्षार युग्म के कुछ लक्षणों के बारे में, इनके 2 प्रकार और प्रकारों के उदाहरण, प्यूरीन का एडेनिन ग्वानीन और पायरिमिडीन का थाइमीन, साइटोसिन तथा यूरेसिल। अब बच्चों हम बात करेंगे ये कुल कितने क्षार हो गए? 2 प्यूरीन के और 3 पायरिमिडीन के, कुल 5 हो गए। 5 में से 4 पाए जाते हैं डीएनए में और 4 होते हैं आरएनए में। अब अंतर कहाँ होता है अभी हम देखेंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले डीएनए की। डीएनए में 4 कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानीन, थाइमीन एंड साइटोसिन। फिर हम देखते हैं आरएनए। आरएनए में भी 4 होते हैं बच्चों, एडेनिन, ग्वानीन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो अंतर कहाँ आ रहा है? यहाँ, अर्थात आरएनए में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल ले लेता है। आरएनए में थाइमीन की जगह कौन ले लेता है बच्चों? यूरेसिल। यह इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है बोर्ड में, नीट में। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार युग्म हैं और ये क्षार युग्म डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं। आरएनए में आगे पढ़ाऊंगा आपको। 5 में से 4 होते हैं डीएनए में। कौन कौन से 4 होते हैं डीएनए में? एडेनिन, जी फॉर ग्वानीन अभी पढ़ाया है, थाइमीन तथा साइटोसिन। आरएनए में भी 4 होते हैं बच्चों, एडेनिन, ग्वानीन, यूरेसिल तथा साइटोसिन। अब देख के बताओ अंतर कहाँ आ रहा है?
और यह पहला अंतर है डीएनए और आरएनए का, कि आरएनए में थाइमीन की जगह कौन ले लेता है? यूरेसिल। डीएनए में जहां थाइमीन होता है वहां आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। तो बच्चों यह क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, एग्जाम में आ सकता है कि आरएनए में थाइमीन की जगह कौन सा नाइट्रोजन क्षार युग्म उपस्थित होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? यूरेसिल। तो बच्चों इसी के साथ हमने नाइट्रोजन क्षार युग्म की परिभाषा, इनके प्रकार, इनके उदाहरण तथा उनका सुनियोजन पढ़ लिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन उठता है कि ये जो क्षार युग्म है इनका डीएनए में काम क्या होता है? ये डीएनए में क्या करते हैं? तो बच्चों ये हम अध्ययन करेंगे कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में। तब तक आप अपने घर पे अध्ययन कीजिए, देखिए, पता लगाएं कि ये क्षार युग्म क्या करते हैं। तो बच्चों घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कोरोना का टीका जरूर लगवाएं अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर। थैंक यू एवरीवन।